Hello everyone, today we are going to study about the chapter of Geography, chapter 5, Water, of your Geography textbook of class 7th. The book's name is Our Environment. So let's start this chapter. Chapter 5, Water. Now you will get regular videos of this book, of history, civics and other books also. Let's start. Chapter 5, Water. Just wait a minute. Yes, let's start. When you think of water, what images come to your mind? जब भी आप वाटर मतलब पानी के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है, इमेजेस क्या आते हैं? यू थिंक ऑफ रिवर्स, द वाटरफॉल्स, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स. Children love to float paper boats in the rain puddles. मतलब आप जब भी पानी के बारे में सोचते होगे तो आपके दिमाग में आते होगी नदियाँ आती होंगी, रिवर्स आती होंगी, वाटरफॉल्स आते होंगे, झरने आते होंगे. पीटर पैटर साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, मतलब जब रेन ड्रॉप्स गिरते हैं तब उनमें एक आवाज़ आती है, पीटर पैटर, है ना. तो वो आवाज़ आती होगी आपके कान में. आपके नल में भी पानी आता है, वो भी आता होगा दिमाग में, है ना. और बच्चों को ना पेपर बोट्स पानी में तैराना बहुत पसंद है. जब भी जो रेन पडल्स बन जाते हैं ना, बारिश से गड्ढे बन जाते हैं पानी के, तो वो बन जाते हैं, तो उन्हें बहुत पसंद है पेपर बोट्स चलाना पानी में, ठीक है. बाय नून द पडल्स वैनिश, वेयर डज द वाटर गो. दोपहर तक लेकिन वो जो पडल्स होते हैं, दोपहर शाम तक वो जो पडल्स होते हैं पानी के, वो गायब हो जाते हैं. तो ये पानी कहाँ चला कहाँ जाता है? ये पानी गड्ढा में ही रहता है लेकिन पानी उसमें नहीं होता. द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर. जो सन की जो हीट होती है तो फिर वो क्या करती है, वो इवेपोरेशन होता है. इवेपोरेशन क्या होता है? मान लो ये पानी है, अब गर्म पानी होगा तो वाटर वेपर बनते हैं, ठीक है. वाटर वेपर से क्या होता है, वो पानी सूखने लग जाता है. आपको पता ही होगा अगर सन की हीट होती है तो पानी सूख जाता है जल्दी, है ना. तो फिर इवापोरेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को जो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है. व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब जो वाटर वेपर होता है वो ठंडा हो जाता है, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. वो कंडेंस हो जाता है, ठंडा हो जाता है, एक दूसरे से चिपक जाता है. ऐसे इधर उधर पानी है, वाटर वेपर है, अब वो जब ठंडा हो जाता है तब वो एक दूसरे से चिपक जाता है और वो क्या बन जाते हैं, वो बादल बन जाते हैं, मतलब क्लाउड्स, ठीक है. तो वो क्लाउड्स बन जाते हैं. From there it may fall on the land or the sea in the form of rain, snow or sleet. और वहाँ से वो जो है वो लैंड पे गिरता है, ज़मीन पे गिरता है या फिर समंदर में गिरता है. किस फॉर्म में? बारिश के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में या फिर स्लीट के फॉर्म में. स्लीट का फॉर्म मतलब ओले, आपने सुना होगा ओले गिरना. ओले गिरते हैं तो फिर वो नीचे जो ज़मीन होती है गीली हो जाती है, मतलब बड़े बड़े पीसेस होते हैं पानी के जमे हुए, सॉलिड पीसेस, ठीक है. लेट्स मूव अहेड नाउ. अब हम पढ़ेंगे आगे. द प्रोसेस बाय विच वाटर continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो जो प्रोसेस होता है जिससे पानी कंटिन्यूसली अपनी फॉर्म चेंज करता है, अपनी जो चीज़ है खुद पानी चेंज होता है किस में, और सर्कुलेट होता है वो ओशियंस में, एटमॉस्फेयर में, लैंड में. मतलब जब वो इवेपोरेट होता है तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है ना. एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो लैंड पे भी वापस आ जाता है, ओशियन से एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से पानी लैंड पे वापस आ जाता है. तो इसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल. तो अगर आपसे पूछे डेफिनेशन ऑफ वाटर साइकिल, व्हाट इज वाटर साइकिल? द प्रोसेस of by which water continually change its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. तो वाटर साइकिल ये होता है वो. और यहाँ पे हमें क्या बताया ऊपर, किस तरीके से पानी कंडेंस होता है, एवापोरेट होता है, वाटर वेपर बनते हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब आगे ना, अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे. अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम. अब टेरेरियम क्या होता है, ऊपर बॉक्स में दिया है.
यस, टेरेरियम मतलब क्या होता है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। मतलब एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर मतलब एक जार टाइप का होता है, उसके अंदर या फिर स्मॉल हाउस बोल लो, ताकि जो घर के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं उनको रखने के लिए छोटे सा आर्टिफिशियल इंक्लोजर होता है। मतलब आर्टिफिशियल इंक्लोजर मतलब जैसे जार हो गया, जो आर्टिफिशियल है इंसान बनाते हैं, वो इंक्लोजर होता है छोटे छोटे प्लांट्स रखने के लिए। एक एक्टिविटी बनाया गया हमें यहाँ पे, मेक योर ओन टेरेरियम। यस, लेट्स मूव अहेड। मेक योर ओन टेरेरियम, अपना खुद का टेरेरियम बनाएंगे। अब हम कैसे बनाएंगे? जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, now it is visible. Fill 1/4 of a big jar with soil and press it well. Put a thin layer of humus on the top of it. Plant the largest plants first and then arrange the smaller ones around them. Spray the arrangement with the water and close the jar. Just wait a minute. Close the jar. The water that evaporates from the leaves and soil condenses and falls back in the form of drops of water. ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि एक टेरेरियम बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक जार लेना होगा। ठीक है, अब उसको आप 1/4, एक बड़ा सा जार लो, उसको 1/4 सैंड से भर दो। ठीक है, सैंड है। जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा पतला करना पड़ेगा। यस, सैंड से भर लो। उसके बाद क्या करो, और से अच्छे से दबा दो, प्रेस कर दो। ठीक है, दबा दिया मान लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन इट। उसके ऊपर टॉप पे एक थिन लेयर ऑफ ह्यूमस, मतलब ह्यूमस की एक थिन लेयर बना दो। ठीक है, ह्यूमस की थिन लेयर बना दो। उसके बाद उसमें बड़े बड़े प्लांट्स, एक बड़ा सा प्लांट है उसको पहले बीच में लगा दो, फिर छोटे छोटे प्लांट्स उसके आसपास लगा दो, आगे पीछे सर्कल बना दो, मान लो बस सर्कल सा बना दो। फिर थोड़ा पानी स्प्रे कर लो। ठीक है, उसके ऊपर, और उस जार को लिड से क्लोज कर लो। जो पानी होगा ना वो इवेपोरेट करेगा ऊपर, और फिर बाद में वो कंडेंस हो जाएगा, चिपक जाएगा, और फिर वो वापस ड्रॉप्स ऑफ वाटर मतलब पानी की बूंदों जैसे ऊपर से गिरेगा, लिड के ऊपर से। जैसे अंदर होगा तो वो पता नहीं क्या बन गया। ये पॉट है, प्लांट लगे यहाँ पे, जार लगा दिया, पानी स्प्रे किया, अब पानी ऊपर जाएगा, एवापोरेट होके कंडेंस हो जाएगा, चिपक जाएगा, क्लाउड से फॉर्मेशन हो जाएगा, पानी गिरेगा ऊपर, जैसे बारिश हो रही है, तो इसे टेरेरियम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। The same water that existed centuries ago still exists today. जो बहुत सालों पहले, बहुत सेंचुरीज मतलब 100 सालों से भी ज़्यादा पहले जो पानी पहले एग्जिस्ट होता था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। जो पहले होता था वो अभी भी है। The water used to irrigate a field in Haryana may be flowed down the Amazon River 100 years ago. मतलब जो आज हरियाणा में फील्ड में मतलब जो खेत होते हैं उसमें पानी, जो क्रॉप्स होती हैं उनको पानी देने के लिए जो पानी यूज़ किया जाता है, क्या पता वो बहुत सालों पहले अमेज़न रिवर से फ़्लो होके आया हो। 100 सालों पहले अमेज़न रिवर से फ़्लो होके आया हो आसपास के पॉन्ड में। अब वो लोग हैंड पम्प्स और उसे अंडरग्राउंड वाटर समझ के उसे यूज़ कर रहे हो, क्या पता वो अमेज़न रिवर का पानी हो। Yes, let's move ahead now. The major sources of fresh water are river, ponds, springs and glaciers. जो मेजर सोर्सेज है रिवर वाटर के वो है ponds, rivers, springs और glaciers. The ocean bodies and the sea contain salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contains large. मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि जो पानी है ओशन का वो सॉल्टी है, या फिर ऐसे सलाइन भी बोलते हैं। सलाइन मतलब खट्टा पानी है। स्वेटर तो नीचे करना है। हाँ, सलाइन मतलब खट्टा पानी है क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट है, मतलब पानी में घुला हुआ सॉल्ट है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, मतलब ज़्यादातर सॉल्ट इसमें सोडियम क्लोराइड है।
या फिर जो कॉमनली यूज सॉल्ट होता है जो आप खाते हो वही सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। उसी को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं जो आप नॉर्मल खाते हो, तो इसमें यही वाला सॉल्ट मिला रहता है ओशन के पानी में, इसलिए हम इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। अब आपको इधर दिया है एक मैप, है ना। ये मैप ना, इसमें बहुत सारे ओशंस दिए हैं, ये आप पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन दिया है, साउथ अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, बहुत सारे सीज दिए हैं, रिवर्स दिए हैं, ठीक है। सदर्न ओशन है, इंडियन ओशन है, हाँ इंडिया, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, पैसिफिक ओशन है, ऐसे बहुत सारे ओशंस हैं यहाँ पे दिए गए हैं, आप उसे पढ़ लेना। अब डू यू नो पढ़ लेते हैं पहले। डू यू नो salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water। salinity मतलब जो हम बोल रहे थे saline water, उसका मतलब क्या होता है। salinity is the amount of salt, मतलब salt का जो amount होता है in grams में amount salt का, salt कितने ग्राम में है, ठीक है। present in the 1000 grams में कितने ग्राम salt है पानी में मिक्स है, उसे salinity बोलते हैं। the average salinity in the oceans, जो सैलिनिटी है एवरेज ओशंस में, मतलब ओशंस के अंदर कितना सॉल्ट मिला हुआ है ग्राम्स के हिसाब से, तो उससे हम बोलेंगे 35 पार्ट्स पर 1000। अगर 1000 के 35 पार्ट्स कर दो तो उनमें से 35 हो गए, ठीक है। उतना पानी उसमें मिला हुआ है, उतना सॉल्ट मिला हुआ उस पानी में। नाउ लेट्स मूव अहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, मतलब कि 3/4 इतना जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से घिरा हुआ है। जस्ट वीडियो में थोड़ा बहुत कर ले। 3/4 इतना जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। इफ देयर इज मोर वाटर दैन लैंड ऑन द अर्थ, अगर ज़्यादा पानी है धरती की जगह, मतलब लैंड की जगह अगर ज़्यादा पानी होगा इस अर्थ पे, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैरसिटी। अगर इतना पानी है, लैंड से ज़्यादा पानी है, तो फिर इतने सारे कंट्री को ऐसे क्यों कंट्रीज में बोलते हैं कि वाटर स्कैरसिटी है, पानी नहीं है, कम पड़ गया पानी, ख़त्म हो गया पानी, सूख गई लैंड्स, माइन आ गया, ये सब बोलते हैं ना। अगर इतना पानी है, लैंड से ज़्यादा पानी, तो फिर क्या क्यों ये सब बोलते हैं। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, मतलब इतना सारा जो पानी है अर्थ पे, ये सारा जो पानी हमारे लिए अवेलेबल है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर दिया गया है नीचे वाले टेबल में। अब इसे पढ़ लेते हैं। देखो ओशियंस में 90 ओशियंस हमारे, उसमें 97.3% सलाइन वाटर है, मतलब खट्टा पानी है, नमक वाला पानी है, सोडियम क्लोराइड वाला पानी। आइस कैप्स मतलब ग्लेशियर्स टाइप, उसमें 0.2% पानी है जो हमारे लिए अवेलेबल है। ग्राउंड वाटर में 0.68% पानी है। फ्रेश वाटर लेक्स में 0.009% पानी है। और आइलैंड्स होते हैं, सीज होती हैं, और सॉल्ट लेक्स होती हैं, उनमें 0.009% पानी है। और ये सब क्या है, फ्रेश वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर में 0.0019 जो कंडेंस होता है वो वाला पानी है, इतना परसेंट है। और रिवर्स में 0.001% पानी है। और अगर आप इन सबको जस्ट वेट अ मिनट, तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो फिर 100% बनेगा। तो इतना पानी अगर फ्रेश वाटर है और इतना सलाइन वाटर 97.3%, मतलब ओनली 2.7% पानी हमारे लिए अवेलेबल है ना। राइटिंग में देखना बस। लेट्स मूव अहेड। अब डू यू नो एक और है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डेड सी इज इन इज़राइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। डेड सी आपने सुना ही होगा, क्लास 5th में आपने पढ़ा था। डेड सी जो होता है जो इज़राइल में है, ठीक है, उसमें 340 ग्राम सैलिनिटी है, मतलब इतना नमक मिला है पर लीटर ऑफ वाटर।
1 लीटर वाटर में 340 ग्राम्स सैलिनिटी है, नमक मिला हुआ है। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। मतलब कि ज़्यादा सॉल्ट होगा तो फिर जो पानी होगा ना वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, गाढ़ा सा हो जाता है। तो इसकी वजह से जो स्विमर्स है ना वो उसमें तैर नहीं सकते, उसमें वो फ्लोट कर सकते हैं। नॉर्मल सैंड को आप उसके ऊपर डाल दोगे तो वो फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा। लेट्स मूव अहेड। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ए सिंपल एक्टिविटी। सी एक्टिविटी बॉक्स। एक्टिविटी बॉक्स नीचे दिया है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी बॉक्स पढ़ते हैं अब हम। देखो अब इस एक्टिविटी बॉक्स में क्या दिया गया है, इसको कहाँ रखें, यहाँ कर लेते हैं। टेक 2 लीटर्स ऑफ वाटर, 2 लीटर पानी लो। लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपने 2 लीटर पानी लिया एक जार में, मान लो उसमें क्या लिखा आपने, 2 लीटर पानी, ठीक है। 2 लीटर पानी लिया आपने, मान लो इतना पूरी जो 2 लीटर पानी है ये पूरी अर्थ पे जितना पानी है ना, मान लो उसमें पूरी अर्थ पे 2 लीटर पानी है, मान लो बस अभी के लिए, ठीक है। तो जैसे इसमें देखा आपने, आपकी अर्थ पे 2 लीटर पानी है बस, ठीक है। मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम द वेसल इनटू अनदर बाउल। 12 स्पून, 12 स्पून्स वाटर उसमें से निकाल लो, दूसरे जार में डाल लो, ठीक है। The water that is left behind is the vessel represent the salty water found in oceans and seas. जो बाकी पानी बचा ना उस जार में, जहाँ पे 2 लीटर पानी लिया था, उस जार में जो बचा पानी, उतना पानी हमारी अर्थ पे सॉल्टी है, क्या है, सलाइन वाटर है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिस वाटर इज़ ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग। अब ये पानी हम पी तो नहीं सकते है ना, ये पानी हम पी नहीं सकते, इसलिए इट इज़ सलाइन कंटेन सॉल्ट, मतलब इसमें सॉल्ट्स हैं, मतलब नमक है, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। द 12 स्पून्स ऑफ वाटर दैट इज टेकन इन द बाउल इज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। जो 12 स्पून्स आपने वाटर निकाला ना अलग, वो टोटल वाटर है, टोटल फ्रेश वाटर है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। अब उसमें से भी निकालेंगे, ठीक है। अब देख लो तुम, फिगर दिया गया है यहाँ पे, देखो तुमने 2 लीटर पानी लिया, एक पर 2 लीटर पानी है इस फिगर के हिसाब से, ठीक है। तुमने उसमें से 9 स्पून हटा दिया, तो ये 9 स्पून तुमने हटा दिया। अब उसमें तुमने 2 स्पून ग्राउंड वाटर का भी देखना पड़ेगा ना, ग्राउंड वाटर अलग लेता है अपना। फिर उनमें से हाफ स्पून भी तुम्हें पानी हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्रेश वाटर है ना, फ्रेश वाटर लेक्स जो होती है जिसमें साफ़ पानी होता है, तुम सीधे पी सकते हो वो वाला पानी, उसके लिए आपको 1 स्पून और हटाना पड़ेगा। आखिरी में 1 ड्रॉप वाटर बचेगा जो नदियों के लिए होता है, रिवर्स के लिए होता है। तो सोचो इतना पानी है हमारी अर्थ पे, 2.7% तो पानी बस फ्रेश वाटर है। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर जो है हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर अलोन कैन क्विंच आवर थर्स्ट when we are thirsty। मतलब जब भी हम प्यासे होते हैं तब हमारी जो प्यास है वो सिर्फ पानी बुझा सकता है। Now don't you think we are wasting a precious resource when we are use water carelessly। हम एक बहुत प्रेशियस चीज़, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ हम खो रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे उड़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर हमारी ज़िंदगी है, तो हमें उसे उड़ाना नहीं चाहिए, ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको कुछ मैगज़ीन्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर में कुछ छपे हैं, ये सब दिए गए हैं। अब इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाई इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए पानी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम पानी से जीते हैं, हम पानी पीते हैं हमारी प्यास बुझाने के लिए, हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है पानी। सजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व्ड एट योर होम एट इन स्कूल। तो नॉर्मल वेज है, ये आपने पढ़ा ही होगा बचपन में। जैसे अगर आपने कपड़े धोले तो उस पानी को आप प्लांट्स में वाटर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। गाड़ी धुली, गाड़ी आपकी जैसे जो पानी बचता है क्लोथिंग से, उससे आप मॉप भी कर सकते हो फ्लोर अपना, है ना, मतलब पोछा लगा सकते हो।
ऐसे बहुत सारे वेज आप निकाल लेना खुद ही, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ओशियन सर्कुलेशन नाउ। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयरफुट ऑन द सी शोर। जब भी आप पैर में जूते नहीं पहनते, कुछ नहीं पहनते पैर में, आप ऐसे बेयरफुट चल रहे हो, नंगे पैर चल रहे हो सी शोर पर, मतलब जहाँ पे सी शोर होता है मतलब समुद्र का किनारा, आपको थोड़ा मैजिकल फील होगा, अजीब सा अलग ही फील होगा। द वेट सैंड ऑन द बीच, जो गीली मिट्टी होती है बीच पे, द कूल ब्रीज, ठंडी हवाएं, द सी बर्ड, जो सी बर्ड्स आपने देखी होंगी, द स्मेल ऑफ सॉल्ट इन द एयर, जो आपने देखा होगा बीच में आपको मिट्टी की खुशबू आती है ना एयर पे, है ना, दैट्स ओके। यस, नाउ लेट्स मूव अहेड। हम कहाँ थे? हाँ, तो जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, इन द एयर एंड म्यूज़िक ऑफ द वेव्स, जो लहरें होती है उसका म्यूज़िक, एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग, बहुत अच्छा लगता है ये सब। अनलाइक द काम वाटर्स ऑन ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं उनका पानी शांत रहता है, हिलता नहीं ऐसे। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली, जो नदियों का जो पानी है वो हिलता ही रहता है ना। इट इज़ नेवर स्टिल, कभी रुकता ही नहीं है। The movements that occur in the oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents. तो ये जो मूवमेंट होती है ना ओशियन में, इसको हम कैटेगरी में बांट सकते हैं। कैसे? वेव्स हो गई, टाइड्स हो गई, करंट्स हो गए। अभी ये सब हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो अभी हमारा वीडियो कितने मिनट का हुआ? 21 मिनट्स का, और पढ़ेंगे अभी हम। डू यू नो March 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, मतलब वर्ल्ड वाटर डे, उस दिन पानी का दिन मनाते हैं। when the need to conserve water is reinforced in different ways, इस दिन हमने बहुत सारे वेज में पानी को बचाया था, इसलिए हम इसे वर्ल्ड वाटर डे के नाम से मनाते हैं। पैसिफिक ओशियन की फ़ोटो दी गई है, मिट्टी देखो तुम यहाँ की, और ये ओशियन है, बोट्स वोट्स लगी हुई हैं। नाउ डू यू नो, एक और है, पहले ही पढ़ लेते हैं। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस। वेव्स जो होती हैं, लहरें कैसे बनती हैं? जो लहर आपको दिख रही है यहाँ पे, ये लहर है ना, लहरें कैसे बनती है? जब जो हवा होती है वो ओशियन के सरफेस के ऊपर जाके लगती है, तेज़ से लगती है, बहुत तेज़ लगेगी। जैसे मान लो ये हवा है, अभी के लिए मान लो, जस्ट वेट अ मिनट, आपको इस पिक्चर दी गई है ना वेव्स की, मान लो ये पूरी ओशियन है, हवा ओशियन से टच होगी तो वो धक्का मारेगी पानी को, पानी उससे उछलेगा, उससे वेव्स बनेंगी, है ना, ऐसे वेव्स बनती है। और जो उससे शीशोर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है ना, द स्ट्रोंगर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स, जितनी तेज़ हवा आएगी उतनी तेज़ वेव्स बनेंगी, है ना, ये होता है। अब वेव्स क्या होता है? When you are playing throw ball on the beach, जब भी आप कभी कभार आप खेला होगा बॉल से, थ्रो बॉल खेलते हैं बीच में पानी में, एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, पानी में चली जाएगी बॉल, क्या करोगे आप? इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। बहुत मज़ा आता है जब वो बॉल पानी फेंकता है शोर की तरफ। When the water on this ocean on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब पानी, अभी रुको एक मिनट, इसको पास कर लेते हैं और इसे मार्क कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। When the water on the surface of the ocean rises, मतलब जो सरफेस होता है ओशियन का, उसमें जो पानी है वो राइज करता है, ऊंचा होता है, फिर नीचे गिरता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वेव्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेव्स। ठीक है, रेडी से लिखते हैं, रेड ज़्यादा सही है। यस, लेट्स मूव अहेड नाउ। ड्यूरिंग अ सैंडस्टॉर्म, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म मतलब तूफान आने पर, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स, बहुत तेज़ हवा चलती है तो बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती हैं तूफान के टाइम पे। दीज में कॉज ट्रेमेडस डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत भयानक डिस्ट्रक्शन होता है। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर,
मतलब कि जो वो एक अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स होती हैं, है ना, वो हो गई। तो उससे क्या होता है, बहुत सारा पानी का अमाउंट शिफ्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज टाइडल वेव, इतना सारा पानी खिसकेगा तो बहुत बड़ी वेव्स आती है जिसको हम बोलते हैं सुनामी। दैट मे बी हाई एज 15 मीटर, 15 मीटर जितनी लंबी हो सकती है सुनामी वो हो सकती है, ठीक है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर। सबसे ज़्यादा सुनामी, सबसे बड़ी लंबी सुनामी की वेव थी 150 मीटर हाई थी, देखो इतनी। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये वेव्स ट्रैवल करती हैं। 1 घंटे में 700 किलोमीटर तुम चलोगे, ऐसे इतनी तेज़ वेव्स चलती हैं, स्पीड थी इसकी। द सुनामी ऑफ 2004 कॉस्ट वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। 2004 में एक सुनामी आई थी, उसने इंडिया के कोस्टल एरियाज जो होते हैं वो पूरे डैमेज कर दिए थे। द इंदिरा पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। जो इंदिरा पॉइंट था सुनामी में, वो सबमर्ज्ड हो गया। सबमर्ज क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी, एक कॉन्सेप्ट होता है उसका ज्योग्राफी में, वो बताऊंगी बाद में। सबमर्ज मतलब उसने धक्का मारा लैंड को तो उसमें वो हो जाता, भूचाल हो जाता है, हिलने लग जाती है लैंड, उस टाइप से हो गया। अब डू यू नो पढ़ लेते हैं अब। सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड टू मी दैट मीन्स हार्बर वेव्स। सुनामी मतलब क्या होता है, एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। आपने सुना होगा जहाँ शिप्स खड़े होते हैं उसे हार्बर बोलते हैं, ठीक है। हार्बर वेव्स मतलब जहाँ शिप खड़े होते हैं वहाँ हार्बर, उसे हार्बर बोलते हैं। हार्बर वेव्स मतलब भयानक वेव्स। एज अ हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। क्योंकि जब भी सुनामी होती है तब जो हार्बर होते हैं, जहाँ पे शिप खड़े होते हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि सुनामी आएगी तो शोर को तो टच करेगी, है ना, इसलिए। अब द सुनामी द अर्थ पेंडेमिनियम, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं। Tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on 26 December 2004। 2004 में 26 दिसंबर को एक सुनामी आई थी, या फिर हार्बर वेव बोल लो, ठीक है। इंडियन ओशन में आई थी वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। द वेव वॉज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। मतलब कि जो वेव आई थी वो वेव कैसे आई थी, एक अर्थक्वेक आया था, ठीक है। कहाँ आया था, एपिसेंटर मतलब अर्थक्वेक जहाँ से शुरू होता है उसे एपिसेंटर बोलते हैं। अर्थक्वेक का एपिसेंटर पूछेंगे तो जहाँ से मतलब शुरू हुआ है अर्थक्वेक, उसे एपिसेंटर बोलते हैं। तो अर्थक्वेक कहाँ से शुरू हुआ था, वेस्टर्न बाउंड्री किसकी, सुमात्रा की वेस्टर्न बाउंड्री के पास में ही उस अर्थक्वेक का शुरू होने का मतलब एपिसेंटर था, ठीक है। और उस अर्थक्वेक की वजह से ये वेव आई थी, ठीक है। वॉज 9.0 ऑन द रिचर स्केल पे हम ये अर्थक्वेक नापते हैं, ठीक है। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बुर्मा प्लेट, मतलब कि इंडियन प्लेट और बुर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी। मान लो ये इंडियन प्लेट है, सॉरी बुर्मा प्लेट ये इंडियन प्लेट है। अब अर्थक्वेक आएगा, हिलते 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 क्या होगा, ये धीरे धीरे करके यहाँ का जो ऐसे टिल्ट हो गया अंदर चला गया। ये जो प्लेट है ये इधर चली गई, मतलब ये बर्मा प्लेट है, ये यहाँ अंदर घुस गई, टेढ़ी हो गई, तो यहाँ का जो पानी है बह बह के इधर चला गया। अब जब सीधी हुई तब यहाँ पे जो पानी खाली हो गया, तो इस पानी को भरने के लिए इधर आई बहुत स्पीड से, तो इधर जो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, इंडियन प्लेट में, ठीक है। देयर वॉज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर, मतलब सी का जो फ्लोर होता है उसमें बहुत सडन मूवमेंट हुई थी, कॉजिंग द अर्थक्वेक उससे हो गया। द ओशियन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाई अबाउट 10 to 20 मीटर एंड टिल्टेड टू द डाउनवर्डली डायरेक्शन। टेढ़ी हो गई थी, 10 to 20 मीटर टिल्ट हो गया था, ठीक है। अ ह्यूज मास ऑफ ओशियन वाटर फ्लोड टू फिल द गैप। तो मतलब जैसे देखो, बुर्मा प्लेट है, इंडियन प्लेट है, टेढ़ी हो गई, इधर का पानी चला गया। अभी इस पानी को भरने के लिए पानी इधर से बहुत तेज आया, तो इस स्पीड से आ रहा है पानी, तो फिर तुम्हारी जो प्लेट है वो जो लैंड है वो वैसी हो जाएगी, मतलब उसमें अर्थक्वेक क्रिएट हो जाएगा, इसलिए।
तो जो यहाँ पे बताया गया है कि उस मास को भरने के लिए पानी आया, ठीक है। फिर से दैट वॉज बींग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब टेढ़ा होने की वजह से जो गैप क्रिएट हुआ था उसमें पानी भरने के लिए वो पानी आया, ठीक है। This marked the withdrawal of the water mass from the coastlines of landmass in South and Southeast Asia। मतलब इसकी वजह से जो वाटर मास था कोस्ट लाइन्स का वो लैंड मास से टच हुआ और साउथ ईस्ट एशिया से। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट, जब इंडियन प्लेट अंदर घुस गई थी, नीचे टेढ़ी हो गई थी बिलो द बुर्मा प्लेट के नीचे, तो वाटर मास रश्ड बैकवर्ड्स टू द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब जहाँ पानी था, लैंड थी, वहाँ ये कोस्ट लाइन होती है ना, इस कोस्ट लाइन के पास फिर से वो पानी आया। तो सुनामी ट्रैवल्ड एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर। अगर सुनामी आ रही है, देखो 1 घंटे में 800 किलोमीटर तुम चल रहे हो। ट्रेन भी नहीं चल पाती, एरोप्लेन नहीं चल पाता इतनी तेज, तो एरोप्लेन नहीं, ट्रेन, हाँ। कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे। कमर्शियल एयरक्राफ्ट, सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट से कंपेयर करके सुनामी आई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द इंडियन ओशियन। उन सब में क्या हुआ था, सम ऑफ द, क्या लिखा, कम्प्लीटली वॉश्ड अवे। सम, बहुत सारे आइलैंड्स जो इंडियन ओशियन में है वो बहुत वॉश हो गए थे, पूरे ख़त्म हो गए थे, पानी में डूब गए थे। द इंदिरा पॉइंट एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द साउदर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ एशिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। पानी के अंदर घुस गया था ये पूरा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। एज द वेव मूव्ड फ्रॉम अर्थक्वेक epicenter from Sumatra towards the Andaman Islands and Sri Lanka, ठीक है। अंडरलाइन करना पड़ेगा, याद नहीं रहता कहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। देखो हम यहाँ से पढ़ रहे थे, एज अ वेव मूव्ड टू द सरफेस, मतलब एज अ वेव मूव, जैसी वेव्स आगे आई फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर, अर्थक्वेक का जहाँ से अर्थक्वेक शुरू हुआ था वहाँ पे आई वेव्स, फ्रॉम सुमत्रा से टुवर्ड्स द अंडमान आइलैंड्स की तरफ आई थी वेव्स, और श्रीलंका की तरफ से। द वेव लेंथ डिक्रीज्ड विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर। पानी की डेप्थ जैसे कम हुई तो वेव की जो लेंथ है वो भी कम होने लग गई। देखो जैसे ये है तुम्हारा समुंदर, अब देखो इधर वेव्स आ रही हैं, बड़ी बड़ी आ रही हैं, मतलब तेज़ आ रही हैं इधर, है ना। अब जैसे धीरे धीरे आपकी लैंड छोटी हो जाएगी तो वेव्स की स्पीड रुक जाएगी, तो बड़ी वेव्स आएंगी, है ना। इस तरीके से होता है एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द ट्रैवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइंड बाई 700 to 900 किलोमीटर पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर। 700 से 900 किलोमीटर पर आवर थी पहले स्पीड, अब 70 किलोमीटर मतलब 70 किलोमीटर हो गई पर आवर। सुनामी वेव्स ट्रैवल्ड अप टू डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की डेप्थ पे सुनामी की वेव्स ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर दैन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर दैन लैक ऑफ हाउसेस। देखो इससे इस तरीके से वेव्स आई तो बहुत कितने लोग मरे हैं, 10,000 लोग मर गए, और अफेक्टेड, और 1 लाख से थोड़े ज़्यादा हाउसेस को अफेक्ट हुआ है, मतलब हाउसेस बर्बाद हो गए, कुछ तो पूरे टूट गए, कुछ बच गए, थोड़े बहुत अफेक्ट हुआ है। मतलब इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर दी कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे, तमिलनाडु के, केरला के, पुदुचेरी के, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के, ठीक है। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। अर्थक्वेक को हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इतना अच्छे से। इट इज़ पॉसिबल टू गिव अ 3 hour नोटिस फॉर पोटेंशियल सुनामी। मतलब कि अर्थक्वेक को हम तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम 3-4 नोटिस दे सकते हैं पोटेंशियल सुनामी, नॉर्मल सुनामी आने के पहले के कुछ हम प्रिकॉशन दे सकते हैं। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के आसपास बहुत सारे ऐसे वार्निंग सिस्टम्स हैं जो बताते हैं सुनामी आ रही है या फिर नहीं आ रही, बट नॉट इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में नहीं है। सुनामीज आर रेयर इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में सुनामीज आती ही नहीं है। एज द सेल्समिक एक्टिविटी इज लेस कंपेयर टू पैसिफिक।
पैसिफिक ओशन बड़ा है, इंडियन ओशन बहुत छोटा है इसलिए। डिस्ट्रक्शन कॉस्ड बाय सुनामी इन तमिलनाडु को और तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु का कोस्ट देखो तुम। डिस्ट्रक्शन, पानी से पूरे घर बह गए यहाँ पे। इधर भी देखो कोस्ट लाइन पूरी किस तरीके से बह गई है। ऐसे हुई थी सुनामी। The tsunami that ravaged the South and the Southeast Asian coast in December 2004, जो tsunami आई थी, was the most devastating tsunami in the last several hundred years. बहुत सालों से इतनी बड़ी tsunami कभी नहीं आई। The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring. मतलब स्टार्टिंग में ये आपने प्रेडिक्शन शुरू नहीं किया सुनामी आएगी, प्रेडिक्शन शुरू नहीं किया तो मॉनिटरिंग का लैक हुआ, मतलब बहुत कम आप ध्यान दे रहे थे, गवर्नमेंट ध्यान दे रही थी, इसलिए सुनामी आई, बहुत से लोग मरे, बहुत सी प्रॉपर्टी डैमेज हुई इसलिए। The early warning systems नहीं थे पहले and knowledge among the coastal dwellers of Indian Ocean के जो coastal dwellers हैं उनमें knowledge ही नहीं थी।